अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ दिनों पहले मेरी छोटी बेटी ने मुझसे पूछा कि बाबा, क्या आप उस छिपकली के बारे में जानते हैं जिसकी अगर दुम काटी जाए तो कुछ अरसे के बाद उसकी दुम नहीं आ जाती है। उसके अगर लिम्स काटे जाएं, हाथ काट दिए जाएं, तो कुछ अरसे के बाद उसके हाथ नए आ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मैं हैरान परेशान रह गया क्योंकि इस चीज़ का पता तो मुझे भी था, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया कि आखिर कैसे एक जानवर अपने लिम्स को रीजनरेट कर सकता है। छिपकली की एक ख़ास किस्म जिसे सैलमेंडर कहा जाता है, वो 40 से 50 दिनों में अपने लिम्स को रीजनरेट कर सकती है, दोबारा प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर यही सलाहियत इंसान में आ जाए तो कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट साइंसदान कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर छिपकली के हाथ दिखा रहा हूँ जो कि काटे गए और आहिस्ता आहिस्ता ये हाथ दोबारा, ये लिम्स उसके दोबारा रीजनरेट हो गए। और अगर इंसान का खुदा न खास्ता हाथ काटा जाए और वो 40 दिनों के बाद, 50 दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद दोबारा आ जाए, तो ये तो उसकी सुपर पावर होगी। और इस सुपर पावर पर काम कर रहे हैं तिल अवीव यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर एंड फिजिशियन जिनका नाम है डॉक्टर शाय इफराती। आप उनकी टॉक्स को यूट्यूब पर सुन सकते हैं, उनके पेपर्स को पढ़ सकते हैं, और वो हमें जवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एजिंग पर बहुत सी रिसर्च हो रही है। दो किस्म की रिसर्च बहुत अहम है। एक में एजिंग को स्लो किया जा रहा है, बुढ़ापे को स्लो किया जा रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं, WHO ने हमें बताया कि बुढ़ापा एक डिजीज़ है और उसका क्योर मौजूद है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। और दूसरा जो मेजर रिसर्च ग्रुप है वो एजिंग को रिवर्स कर रहा है, यानी वो बुढ़ापे से इंसानों को जवान बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसके लिए उसको रीजनरेट करने पड़ेंगे, उसको हमारे ऑर्गन्स रीजनरेट करने पड़ेंगे, उसको स्किन करनी पड़ेगी, उसको हमारा दिमाग करना पड़ेगा, उसको हमारी तमाम बॉडी को रीजनरेट करना पड़ेगा। और डॉक्टर शाय इसी पर काम कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि 4 ऐसे अवामिल हैं जिनसे हम रीजनरेशन कर सकते हैं। इनमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है ट्रिगर। एक ट्रिगर होना चाहिए, आपके पास स्टेम सेल्स होने चाहिए, आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, और आपके पास अनेबलिंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए। तो इंसानों में और किसी भी जानवर में यही काम किया जा सकता है जो कि छिपकली अपने लिम्स के साथ करती है। ट्रिगर की अगर हम बात करें तो आप पौधों को देखते हैं, जब भी उनको रोशनी का ट्रिगर मिलता है तो वो उसको सेंस करते हैं और उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। इंसान में भी ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो कि रोशनी को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं स्टेम सेल्स की आपको बताऊं तो ये एक ऐसे रॉ सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि स्टेम सेल से आप मसल के सेल्स भी बना सकते हैं, आप इंटेस्टाइन के बना सकते हैं सेल्स, आप लिवर के बना सकते हैं, आप न्यूरॉन्स बना सकते हैं, दिमाग के सेल्स बना सकते हैं। इसीलिए बास थेरेपीज़ में हम स्टेम सेल्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं, उनको रीजनरेट करते हैं, रेप्लिका करते हैं, उनकी कॉपीज़ बनाते हैं और दोबारा उन्हें बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इनको लैब में भी रेप्लिका किया जा सकता है। लेकिन हमें तो इनका रेप्लिका अपनी बॉडी में चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर स्टेम सेल्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और बाकी अवामिल होंगे तो हम रीजनरेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गन को। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर छिपकली का एक हाथ दिखा रहा हूँ जिसे काट दिया गया है, और अगर आप देखें तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ये हाथ दोबारा ग्रो कर रहा है और इसमें एक प्रोसेस आता है जिसे हम ब्लास्टिमा कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत से स्टेम सेल्स इकट्ठे होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इस जगह पर मौजूद होती है, और फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, ब्लास्टिमा बनना शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथ ग्रो करता है। इसी प्रोसेस को हमने इंसानों में इनिशिएट करना है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने इंसानों को ऑक्सीजन ज़्यादा दी। मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ और इसमें साइंसदानों ने मरीजों को ज़्यादा ऑक्सीजन दी, इसे कहते हैं स्टेप फंक्शन दिया ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन नॉर्मली हमारे ब्लड में 100 के लेवल पर होती है, आप यहाँ पर यूनिट्स देख सकते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन उन्होंने फ़ौरन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ाई और इसे ले गए 2000 और 1500 के बीच। कुछ देर मरीज़ को वहाँ पर रखा और उसके बाद दोबारा कम कर दिया, फिर यही काम दोबारा किया, स्टेप फंक्शन एक स्क्वायर वेव बना दी उन्होंने, जिस तरीके की स्क्वायर वेव आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद जब उन्होंने देखा कि इस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से और दोबारा उसको नॉर्मलाइज करने से क्या स्टेम सेल प्रोड्यूस होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ये ग्राफ दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इन बार्स की हाइट आपको बताती है कि कितने स्टेम सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पहले सेशन में, फिर 10वें सेशन में और फिर 20वें सेशन के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। तो ये वजह है कि हम स्टेम सेल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हीलिंग स्टेम सेल से होती है और उनमें भी उनकी ख़ास किस्म है जिसे इम्पोर्टेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। एनेबलिंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि अगर हम एम्ब्रियो को उसकी एनवायरनमेंट से बाहर निकालें तो कभी ग्रो नहीं कर सकेगा। इसलिए किसी भी ऐसी रिकवरी के लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलें हम अपने दिमाग को जवान बनाते हैं। किस तरीके से हम दिमाग को जवान बनाते हैं? हमारी हर बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन पर रिसर्च हो रही है। तो मैं आपको यहाँ पर वो रिसर्च बताने जा रहा हूँ जो कि दिमाग को जवान बनाने के लिए की जा रही है। सबसे पहले आपको दिमाग के बारे में कुछ कवायद जानना ज़रूरी होंगे। आप ये जानते हैं कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी के वेट का 2% है। 15% हमारी जो कार्डियक आउटपुट है, जो ब्लड निकलता है हमारे हार्ट से, वो दिमाग में जाता है। 20% ऑक्सीजन लेता है, हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 20%, और 25 से 30% बॉडी का ग्लूकोज इस्तेमाल करता है दिमाग। तो अगर आपने पतला होना है, आपने डाइटिंग करनी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज़्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल करेगा और आपकी बॉडी को कम ग्लूकोज मिलेगा, तो आप स्मार्ट हो जाएंगे। और इसी तरीके से 20% हमारी बॉडी की एनर्जी दिमाग इस्तेमाल कर रहा होता है। यहाँ पर यह तज़किरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। हम अपने दिमाग का 5 से 10% एक यूनिट टाइम में इस्तेमाल करते हैं। यानी इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो अब मैं 5 से 10% अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन दिमाग के सारे हिस्से हम इस्तेमाल करते हैं 24 घंटे में। दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो कि हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एट अ टाइम हम सिर्फ 5 से 10% अपना दिमाग इस्तेमाल करें। लेकिन पूरे सर्कल में अगर एक दिन में देखें तो हम 100% अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एट अ टाइम हम 5 से 10% दिमाग इस्तेमाल करें। इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसकी वजह यह कि हमारे पास ऑक्सीजन पूरी नहीं होती। अगर हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन हो तो हम दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं, मसलन मैं इस हाथ को हिलाता हूं तो मेरे दिमाग से ब्लड का फ्लो इस हाथ की तरफ हो जाता है। अगर मैं इस क्लिकर से क्लिक कर रहा हूं तो दिमाग से ब्लड का फ्लो इस तरफ हो जाएगा और दिमाग में ऑक्सीजन की कमी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब अगर दिमाग में किसी किस्म का कोई स्ट्रोक है, कोई डिसफंक्शनल सेल्स हैं, तो वो अपने आप को रिकवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दिमाग को तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही। और सबसे पहले इस चीज़ को हाईलाइट किया था 1977 के एक पेपर ने, जिसे न्यूरोसाइंस को बदल के रख दिया। इस पेपर ने यह बताया था कि दिमाग के वो सेल्स जो कि डिसफंक्शनल हैं वो डेड नहीं होते, वो एक एनर्जी सेविंग मोड में चले गए हैं। जिस तरीके से हमारी स्क्रीन्स पर, कंप्यूटर की स्क्रीन्स पर एनर्जी सेवर्स लगे होते हैं ताकि हम मिनिमम एनर्जी इस्तेमाल कर सकें, लेकिन जब हम माउस को हिलाते हैं तो वो फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है, स्क्रीन पूरी की पूरी दोबारा काम करना शुरू कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही इन सेल्स को दोबारा रीजनरेट या रीएक्टिवेट किया जा सकता है। और लेकिन करना कैसे? इसके लिए डॉक्टर शाह ने हाइपरबॉलिक ऑक्सीजन थेरेपी का इजाद किया। HBOT जहाँ पर भी ये यूज़ होगा, इसमें हमने हाइपरबॉलिक कैबन्स बनाया और उसमें इंसानों को रखा जाता है और उनको एक्सेसिव ऑक्सीजन दी जाती है। तो जब उनको एक्सेसिव ऑक्सीजन दी गई तो उनके दिमाग के जो भी स्ट्रोक्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो ख़त्म होना शुरू हो गए। मैं आपको यहाँ पर 3-4 एग्जांपल्स देता हूँ। ये खातून का आप देख सकते हैं स्कैन है, और इन खातून का राइट हेमिस्फीयर काम नहीं कर रहा था और ये बोल नहीं सकती थी। 2 मसले थे। तो जब राइट हेमिस्फीयर काम नहीं कर रहा था तो लेफ्ट साइड काम नहीं कर रही थी। पूरी की पूरी बॉडी की लेफ्ट साइड पैरालाइज हुई थी, और उसकी वजह आपको
लेफ्ट साइड पर अगर आप दिमाग का इमेज देखें तो आपको रेड कलर का जो सर्कल नज़र आ रहा है, जो ग्रीन कलर के पैच को इनसर्कल कर रहा है, उसकी वजह ये ग्रीन कलर था। तो जब हमने ऑक्सीजन की थेरेपी की तो उसके बाद आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि HBOT के बाद ये ग्रीन कलर आहिस्ता आहिस्ता ज़ायल होना शुरू हो गया, और उसका मतलब ये है कि उन्होंने 14 महीनों के बाद रिकवर करना शुरू कर दिया। अगर आप दूसरी रो देखें तो इसमें आपको एक ब्लू कलर का सर्कल भी नज़र आ रहा है, और इसकी वजह से वो बोल नहीं सकती थी। लेकिन जब उनकी थेरेपी हुई तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो ब्लू सर्कल है इसके अंदर भी ग्रीन पैच ख़त्म होना शुरू हो गया और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो इमेजिन करें कि एक खातून जो हिल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, 14 महीने के बाद एक डॉक्टर के पास आती हैं और वो उनको चंद दिन एक थेरेपी देता है, ऑक्सीजन बढ़ा देता है, और उसके बाद वो चलना और बोलना शुरू कर देती हैं और वापस चली जाती हैं। तो हम पाकिस्तान में तो उसे पीरे कामिल कहते। इसी तरीके से अगर आप एक दूसरी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर भी एक 64 साला खातून, और उनका भी हेमिस्फीयर डैमेज हो चुका था। 26 महीने वो इस पोजीशन में रही, लेकिन उसके बाद जब उनकी थेरेपी की गई तो उनका हेमिस्फीयर आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू हो गया। मैं आपको एक स्कूल टीचर की एग्जांपल देता हूँ। इस स्कूल टीचर की उम्र थी 51 साल और ये बस से गिर गई। 2 साल तक इनको इतना स्वेयर ट्रॉमा हुआ कि कुछ ना कर सकें, और उसके बाद इनकी HBOT थेरेपी हुई, और उसके बाद इन्होंने दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी को जाकर ज्वाइन किया और अब वहाँ पर पढ़ा रही हैं। ये तो वो सारे केसेस थे जिसमें हमने ट्रबल शूट किया, हमने लोगों को उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। लेकिन अभी भी हमने पुराने दिमाग से नया दिमाग नहीं बनाया, और पुराने दिमाग से या बूढ़े दिमाग से नया दिमाग या जवान दिमाग बनाने के लिए हमें नए ब्लड वेसल्स चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी रिसर्च है जिसमें ये बताया गया है कि 30 साल से ऊपर जितने भी लोग होते हैं उनको माइनर स्ट्रोक्स हर वक्त हो रहे होते हैं। उनके जब MRI स्कैन्स किए गए तो वहाँ पर दिखाया गया कि उनको माइनर स्ट्रोक्स हो रहे हैं। स्ट्रोक्स का मतलब ये है कि उनकी ब्लड वेसल्स आहिस्ता आहिस्ता पतली हो रही हैं और उनमें रुकावटें आ रही हैं। लेकिन जब वो उम्र में ज़्यादा जाते हैं तो फिर मेजर स्ट्रोक्स होते हैं, और इन स्ट्रोक्स को ख़त्म करने का तरीका क्या है? इनको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम नई ब्लड वेसल्स किसी तरीके से ग्रो कर सकें। इस प्रोसेस को, जो कि नेचुरली होता है, इसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन हमने इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, और उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। हमें एनर्जी की ज़रूरत है, हमें स्टेम सेल्स की ज़रूरत है, और एक ट्रिगर की ज़रूरत है। एनर्जी और स्टेम सेल्स हमें HBOT थेरेपी से मिल रहे हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन के लेवल्स हम ज़्यादा करते हैं और कम करते हैं। लेकिन जो ट्रिगर है वो हमें हाइपॉक्सिया प्रोसेस से मिलता है। हाइपॉक्सिया प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हमें अगर किसी वजह से सांस नहीं आ रहा तो हमारी उंगलियां नीली होना शुरू हो जाती हैं, इसे हाइपॉक्सिया कहा जाता है, और ये ट्रिगर होता है। तो जब हम 1500 से 100 पर आते हैं, हालांकि 100 नॉर्मल कंसंट्रेशन थी ब्लड में ऑक्सीजन की, लेकिन क्योंकि हम 1500 पर गए और फिर वापस 100 पे आए तो हमारी बॉडी परसीव करती है कि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो हमें हाइपॉक्सिया होता है थोड़ी देर के लिए, और वो ट्रिगर करता है नई ब्लड वेसल्स को। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से जो चूहों पर किया गया। चूहों पर जब यही एक्सपेरिमेंट किया गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ में आपको दिखा रहा हूं कि छोटी छोटी आपको नई ब्लड वेसल्स बनती हुई नजर आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि चूहा जवान हो रहा है, लेकिन हमने तो इंसानों को जवान करना है, और फिर हमने इंसानों पर भी यही एक्सपेरिमेंट किए। और जब इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आए तो मैं आपको यहाँ पर वो रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ, तो आपने रेड कलर को देखना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाली रो में आपको HBOT थेरेपी से पहले ब्रेन के स्कैन्स दिखाए गए, और इसमें रेड कलर बहुत कम है, यानी नई वेसल्स बहुत कम है। लेकिन जब हमने HBOT थेरेपी की तो उसके बाद आप नीचे वाली दरमियान वाली रो को देखेंगे तो वहाँ पर आपको रेड कलर ज़्यादा नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि ब्लड वेसल्स ज़्यादा बनती जा रही हैं, नई ब्लड वेसल्स बन रही हैं, और इस वजह से इंसान का ब्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, उसकी फंक्शनिंग अच्छी हो रही है, उसकी मेमोरी अच्छी हो रही है। तो रिवर्स एजिंग कैसे हो रही है, इसकी एग्जाम्पल मैं इसराइल की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके एक CEO है, उनका नाम नहीं बताया गया, उनकी उम्र 65 साल है, और वो डॉक्टर शाय के पास आया और उन्होंने बताया कि 65 साल की उम्र में अब मुझे याद रखने में चीज़ें मसला होता है। पहले मैं
रैंडमली नंबरों को 20 नंबरों को याद कर लेता था, लेकिन अब मैं 11 नंबरों से ज़्यादा याद नहीं कर सकता। डॉक्टर शाय ने उनकी HBOT थेरेपी की और उसके बाद आप उनके रिजल्ट्स देखें तो वो दोबारा 65 साल की उम्र में जो काम वो कई सालों से नहीं कर सके, 65 साल की उम्र में उन्होंने दोबारा 20 नंबर याद करना शुरू कर दिए। और वो रैंडम नंबर होते हैं, उनका सीक्वेंस रैंडम होता है। और इस तरीके से अब और बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो कि हमारे ब्रेन को जवान बना रहे हैं। ये एक सीक्वेंस है, ये पूरे तजर्बात का एक सीक्वेंस, एक लड़ी है जो मैंने बताई है। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से तरीके हैं जिसके ज़रिए ब्रेन को, हमारे दिमाग को जवान बनाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ हमारे दिमाग को जवान नहीं बनाया जा रहा, हमारे दिल पर भी काम हो रहा है, फेफड़ों पर भी काम हो रहा है, किडनीज पर भी काम हो रहा है। तो इंसान की सारी बॉडी पर इस वक्त काम हो रहा है कि किस तरीके से इंसान के पुराने ऑर्गन्स को हम नए ऑर्गन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, ताकि हमें भी उस छिपकली जैसी सुपर पावर मिले जहां पर खुदा न खास्ता किसी की उंगली कटे और कुछ दिनों के बाद उसकी उंगली दोबारा रीजनरेट कर जाए, रीग्रो कर जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।